Hello viewers, welcome back to Silver Chemistry. So this is our part number 11 from the chapter solution that is of class 12th chemistry, right? तो बेसिकली बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन एंड वो टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन, क्योंकि हर साल इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बोर्ड्स में भी एंड इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो चलो डिस्कस करते हैं अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेसिकली इस चैप्टर में हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, राइट? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यू विल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं बच्चों नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ना ही नेचर ऑफ सोल्यूट पे, राइट? तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई कैन राइट एज द प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles and not on the nature of solute, right? तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं ओनली एंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड ये उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। साथ साथ में याद रखना बच्चों, जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो साथ साथ में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, राइट? तो आई कैन राइट दैट इफ नंबर ऑफ solute particles increases, ये राइट? जब मैं बोल रहा हूँ बच्चों इफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इनडायरेक्टली मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आई कैन राइट इफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस या फिर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज also increases। याद रखना जब कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे मीनिंग उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, राइट? अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस चैप्टर में हमें मेजरली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और चारों एक एक करके मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस। इस रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं बच्चों एज RLVP, राइट? मीनिंग रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Coming to second colligative property and that is elevation in boiling point, right? Elevation in boiling point, this is our second colligative property। and third colligative property की बात करें तो third colligative property होता है बच्चों हमारा depression in freezing point, right? And the last colligative property in this chapter that we have to study is osmotic pressure, right? The fourth colligative property is osmotic pressure, right? अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीनिंग जब कभी भी हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे यानी कि उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या फिर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि ऑल दीज 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जिसको आप इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, राइट? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है
कि जो ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं बच्चों, ये क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो याद रखना, जब कभी भी हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूट होता है एंड अगर हमें उसका मोलर मास पता लगाना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास पता लगाना है, तो ऑलवेज वी कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन एनी ऑफ दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हम उस अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि पता लगा सकते हैं, राइट। तो ये कहीं पे स्टार लगा के लिख लेना बच्चों। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमें हेल्प करती हैं, आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई, पता लगाने में, टू आइडेंटिफाई molecular mass of unknown solute, राइट। जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा सोल्यूट होगा whose molecular mass is not known, तो हम हमेशा किसी भी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट अननोन सॉल्यूट, राइट। अब सबसे पहले हमको एक एक करके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। चलो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ बच्चों, दैट इज RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। देखो इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जब हम बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो इससे पिछली वीडियोस में हम पढ़ के आ चुके हैं अबाउट वेपर प्रेशर, राइट। वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट होगा, तो हमेशा उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और क्यों हो जाएगा ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फॉर अ सॉल्यूशन, हैविंग, मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। उसका वेपर प्रेशर हमेशा घट जाएगा क्योंकि उसके अंदर हमारे पास देयर विल बी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। लेट अस से ये मेरे पास वो कंटेनर है और इसके अंदर सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट है एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। इसके सरफेस पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वॉलेटाइल सॉल्वेंट के भी और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के भी और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी, राइट। अब हमें पता है बच्चों, जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट के वेपर्स बनने शुरू होंगे, राइट। एंड यही वेपर्स इस पर क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं एज वेपर प्रेशर, राइट। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लो अगर मेरे पास कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट होता तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते वो सारे के सारे किसके होते, ओनली ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट वॉलेटाइल नेचर का है तो इनके सबके क्या बन जाते हैं, वेपर्स। क्योंकि दिस कंपोनेंट वन, जिसको वन से डिनोट करते हैं, यूजुअली सॉल्वेंट को वन से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल नेचर का है तो देयर विल बी मोर एंड मोर वेपर्स एंड ये मोर एंड मोर वेपर्स क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाने में, राइट। तो इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन, दिस प्योर सॉल्वेंट विल हैव मोर वेपर प्रेशर एंड ये सॉल्यूशन का लेस वेपर प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर वॉलेटाइल एंड सिर्फ वही क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इन द वेपर प्रेशर, राइट। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन के लिए बच्चों, इस सॉल्यूशन के लिए अगर मैं राउट्स लॉ लिखूं तो आई कैन राइट इट एज P1 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू P1 नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू Chi1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 1, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, राइट। अब सर आपने P1 ही क्यों लिखा है, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू Chi1 क्यों लिखा है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द वेपर प्रेशर। सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर में, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे वॉलेटाइल नेचर के हैं, राइट। अब यहाँ देखो बच्चों, हमें पता है हम यहाँ पे ये जो वन है
ये 1 से हम डिनोट करते हैं किसको, सॉल्वेंट को। तो इंस्टेड ऑफ 1 आई कैन राइट दैट दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड काई 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, दिस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सर ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है यानी कि सॉल्वेंट, वही उसके ही वेपर्स बन रहे हैं और वही वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इंस्टेड ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इस सॉल्यूशन में कौन वेपर प्रेशर लगा रहा है, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर वॉलेटाइल, राइट। सिमिलरली मैं कह सकता हूं दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। साथ ही साथ में हम सबको पता है बच्चों कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, राइट, जैसे मैंने नीचे बताया था, जो वेपर प्रेशर होता है बच्चों प्योर सॉल्वेंट का, वो हमेशा ग्रेटर होता है यानी कि बड़ा होता है देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, राइट। तो इस इक्वेशन को देख के मैं लिख सकता हूं दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, राइट। अब व्हाट इज दिस डेल्टा पी, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना एक्सटेंट तक घट गया जब आपने इस सॉल्वेंट में, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इंट्रोड्यूस करा, तो उसका वेपर प्रेशर कितना घट गया, मतलब कितना वेपर प्रेशर घट गया देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसको मैंने लिखा है एज डेल्टा पी, राइट। दिस डेल्टा पी इज नथिंग बट दिस इज lowering of vapor pressure, right, to how much extent the vapor pressure has decreased when I have introduced the non-volatile solute into the solvent, उसको मैंने डिनोट करा है बच्चों एज डेल्टा पी, तो मैंने लिख भी दिया है lowering of vapor pressure, राइट। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ये लिखूँगा मैं एज इट इज, यानी कि पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये देखो पी सॉल्यूशन का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा मुझे, विच इज पी नॉट सॉल्वेंट इंटू काई ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू काई ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, राइट। ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब देखो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे ये करेक्ट करना, इसकी जगह आएगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस, राइट। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो पी नॉट सॉल्वेंट है, इसको मैं एज कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि आ जाएगा पी नॉट सॉल्वेंट ब्रैकेट 1 माइनस काई ऑफ सॉल्वेंट, राइट। पी नॉट सॉल्वेंट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया पी नॉट सॉल्वेंट ब्रैकेट 1 माइनस काई सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू काई पी। काई पी क्या है यहाँ पे बच्चों, द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो दिस टर्म यानी कि दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैं लाऊंगा इसके नीचे, तो ये बच जाएगा एज 1 माइनस काई ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, राइट। और डेल्टा पी के नीचे मैं क्या लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ, राइट। अब हमें साथ साथ में ये भी पता है बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, साथ साथ में हमें ये भी पता है जो काई ऑफ सोल्यूट होता है, काई ऑफ सोल्यूट जो होता है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब यहीं से मैं अगर लिखूं इसको दैट काई ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1, ये रहा माइनस, और काई ऑफ सॉल्वेंट को उधर लिया है तो बन गया ये काई ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मुझे इस टर्म का 1 माइनस काई ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू पता चल गया, दैट कम्स आउट टू बी काई ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मैं लिख रहा हूं इंस्टेड ऑफ 1 माइनस काई सॉल्वेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं काई ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू दिस डेल्टा पी रिमेन्स एज इट इज अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। अब देखो डेल्टा पी का वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो दिस विल बिकम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसा है,
P naught solvent and minus P of solution अपॉन P नॉट सॉल्वेंट, राइट। तो ये बन गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, यानी कि द फॉर्मूला फॉर RLVP, राइट। यहाँ पे ये देखो, ये जो P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या था, डेल्टा P, यानी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये नीचे क्या दे रखा है, P नॉट सॉल्वेंट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इन कंपैरिजन टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, उसको हम बोलते हैं RLVP। और मैथमेटिकली हम उसको कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हाउ मच लोवरिंग हैज़ टुक प्लेस, हाउ मच लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हैज़ टुक प्लेस टू दैट ऑफ ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। एंड इस पूरी टर्म को हम यहाँ पे बोलेंगे एज RLVP। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट। अब यहाँ से आप सीधे सीधे देख सकते हो कि दिस काई ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, जिसको मैं बोल रहा हूँ एज RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से समझ लो, ये P नॉट सॉल्वेंट माइनस P नॉट सॉल्यूशन है यानी कि डेल्टा P है, तो ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि वेपर प्रेशर कितना घट गया टू दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसी को मैंने बोला है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काई ऑफ सोल्यूट के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, राइट। तो ये बन गया हमारा द मेजर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस फॉर्मूला को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं दैट काई, हमेशा सॉल्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, एज 2, यानी कि मैंने लिखा काई 2 इज इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट के लिए क्या लिखेंगे, P1 नॉट माइनस PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P1 नॉट। तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, राइट। दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस इन शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लेना, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, राइट। तो ये आ गया हमारा बच्चों द मेन फॉर्मूला, द मेजर फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से, यानी कि ये जो हमने मेन फॉर्मूला ड्राइव करा है फॉर कैलकुलेटिंग RLVP यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चलो इसी की हेल्प से हम ड्राइव करते हैं द अदर फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अननोन सॉल्यूट, राइट। तो देखो यहाँ आ जाता है, मैंने हेडिंग डाल रखा है दैट डिराइव फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। अभी आपको पीछे पता चला द मेन फॉर्मूला, तो आप लिखोगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू काई 2, राइट। जस्ट नाउ वी हैव डिराइव, ये रहा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू काई 2। चलो इस फॉर्मूला को और हम डिराइव करते हैं एंड वो फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, राइट। तो मैं लिखूंगा बच्चों P1 नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन अगेन P1 नॉट इज इक्वल्स टू काई 2। दिस काई 2 को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 मतलब N2 क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन N1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 यानी कि सोल्यूट, राइट। साथ ही साथ में याद रखना बच्चों, ये जितनी भी 4 की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमें पता है जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो इन द डिनोमिनेटर दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। तो आई कैन राइट द फॉर्मूला एज P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। लो रीजन भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन डिनोमिनेटर
कैन बी इग्नोर्ड या कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज वी स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सीपी इन द सेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। तो ये मैंने लिखा क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द डिनोमिनेटर कैन बी इग्नोर्ड। चलो इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने लिखा है P10, ये रहा P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं विद W2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको डिनोट करते हैं बच्चों एज M2 से, राइट, M2 से अपॉन, फिर मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं विद W1, राइट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे एज अगेन M1 से, राइट, M1 से। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया सिंप्लीफाइड वाला, P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल्स टू, ये देखो W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो देखो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल्स टू W2 यही रहेगा, ये M2 नीचे आ जाएगा इनटू ये W1, ये M1 ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल कम्स आउट टू बी हियर M1 और ये W1 यही रहेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, जहाँ पे आप M2 को कैलकुलेट कर सकते हो विच इज़ नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। साथ ही साथ में याद रखना अगेन लास्ट टाइम दैट दिस P10 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, this PS is vapor pressure of the solution, this P10 again vapor pressure of pure solvent, W2 is the mass of solute, M2 is the molecular mass of solute, M1 is the molar mass of solvent and W1 is the mass of solvent, right। तो ये कुछ पूरा डेरिवेशन है, शायद ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये डेरिवेशन भी अच्छे से कर लेना, राइट। साथ ही साथ में ये मेजर वाला फॉर्मूला, सॉरी ये जो मेन फॉर्मूला से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा है टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अननोन सॉल्यूट, तो इसको भी याद रखना, राइट। तो हमारे पास अब तक 2 फॉर्मूलाज हो गए, एक फॉर्मूला ये था, राइट, एंड सेकेंड वन फॉर्मूला इज दिस, राइट। चलो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये देखो, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ फ्रॉम योर NCERT बुक, दैट इज इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.9, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है बच्चों कि जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का है 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, राइट। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, यानी कि उसने हमें दे रखा है बच्चों P10 दैट इज 23.8 mmHg, राइट, दिस इज गिवन। वो कह रहा है आगे 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है विच इज नथिंग बट यूरिया 50 ग्राम, राइट, और इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 850 ग्राम दे रखा है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है दैट इज 850 ग्राम। कह रहे कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकाला है फॉर दिस सॉल्यूशन, निकलवा रहा है फॉर दिस सॉल्यूशन, राइट। दैट मीन्स हमको क्या निकलवा रहा है, PS इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट, एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, साथ साथ में इसकी रिलेटिव लोवरिंग भी निकलवा रहा है। दैट मीन्स वो हमसे P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमसे वो रिलेटिव लोवरिंग निकलवा रहा है, राइट। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस रिलेटिव लोवरिंग का वैल्यू निकाल लूँ तो आसानी से मैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे और वो फॉर्मूला हमें याद है, वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट P10 माइनस PS अपॉन
P1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। दिस वॉज द फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था। अब देखो क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहले अगर मैं इस पूरे रिलेटिव लोवरिंग को निकालूं तो मैं लिखूंगा P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल्स टू, देखो W2 हमें दे रखा है 50 ग्राम, M2 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। चलो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे सोल्यूट कौन है बच्चों? आपका यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, राइट। जहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया आएगा 60, राइट। तो मैं रख दे रहा हूँ M2 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 60, M1 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है हमें हमारा यहाँ पे? दैट इज वाटर, राइट। M1 वाटर का होता है यानी कि मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18, एंड W1 इज गिवन एज 850, तो यहाँ रख देंगे 850, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों P10 माइनस PS अपॉन P10, तो ये वैल्यू आपका आएगा लगभग 0.017, राइट। तो ये आपका आ गया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों द PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो P10 जो कि दे रखा था एज 23.8, तो मैंने लिखा 23.8, PS हमको निकालना है PS अपॉन P10, और इस पूरी टर्म का ये जो वैल्यू निकाल चुके हो आप निकाल चुके हो 0.017। तो देखो यहाँ पे लिखना 0.017, और साथ ही साथ में ये P10 भी तो पता है, तो लिखना 23.8, राइट। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 23.8 माइनस PS इज इक्वल टू 0.017, और यहाँ पे लिखेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 23.8, राइट। अब देखो जब PS कैलकुलेट करने जाओगे तो यू विल राइट दैट 0.017 इंटू 23.8, और माइनस कर दोगे इसमें से क्या? दिस टर्म दैट इज 23.8। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर अप्रॉक्सीमेटली 23.39, और प्रेशर की यूनिट क्या मेंशन थी क्वेश्चन में? ये देखो यहाँ पे mm ऑफ Hg, तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे? mm ऑफ Hg, राइट। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एक्सरसाइज अगेन फ्रॉम NCERT, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.15। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point, ये कीवर्ड है, of the solvent, what is the molar mass of the solute, यानी कि हमसे M2 निकलवा रहा है। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इसने लिखा है 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सॉल्यूशन का जो मास है उसको 100 ग्राम अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, राइट। अब जब पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम अज्यूम कर लिया तो उसमें 2% क्या है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, यानी कि W2 इज इक्वल्स टू आ गया 2 ग्राम। W2 यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कम्स आउट टू बी 2 ग्राम, एंड सॉल्यूशन में से अगर सोल्यूट का मास निकाल दें तो आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट दैट विल बी 98 ग्राम, राइट। साथ ही साथ में उसमें दे रखा है कि वो जो एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। तो कितना प्रेशर लगा रहा है, यानी कि क्या दे रखा है, PS दे रखा है, एंड दैट PS इज 1.004 बार, राइट। साथ ही साथ में याद रखना बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से M2 कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द M2 यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे एंड हम लिखेंगे वी नो दैट, राइट, वी नो दैट। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या कहता है, P10 माइनस PS अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, राइट। चलो सारी वैल्यूज रखते हैं,
लेकिन देखो यहाँ पे P1 नॉट नहीं गिवन है, यहाँ पे P1 नॉट नहीं गिवन है, यहाँ पे PS गिवन है, W2 गिवन है, M1 हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्वस मेंशन कर रखा है उन्होंने, देखो यहाँ मेंशन कर रखा है एक्वस, यानी कि मास और मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ पे रखेंगे। यहाँ M2 हमको ये कैलकुलेट करना है, W1 हमारा यहाँ पे दे रखा है, राइट। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। साथ ही साथ में ये जो कीवर्ड था, ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था, इसका मतलब ये था कि एट STP कंडीशंस, एट STP conditions the vapor pressure of pure solvent in bar is, in bar कितना होता है 1.013 बार। हमेशा याद रखना the vapor pressure of pure solvent at STP is 1.013 बार, राइट। तो हमें पता चल गया P1 नॉट भी, यहाँ से पता चल गया P1 नॉट भी। तो अब इस मेन फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज रखते हैं और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 नॉट दे रखा है हमारा 1.013 माइनस PS दे रखा है हमारा 1.004 अपॉन P1 नॉट अगेन 1.013 बार इज इक्वल्स टू W2 दे रखा है बच्चों 2 ग्राम, M2 हमको कैलकुलेट करना है इनटू M1 हमारा होता है वाटर का 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, W1 की बात करें आ जाएगा 98, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1.013 में से 1.004 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 में से 4 जाएगा 9 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, 0.009 तो आ गया 0.009 अपॉन 1.013 इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, तो ये आ गया आपका 1 इंटू 18 अपॉन M2 इंटू 49। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अगर मैं M2 को यहाँ ले आऊँ तो ये क्या करेगा 1.013 इंटू 18 यहाँ आ जाएगा और ये 0.009 इंटू 49 नीचे चला जाएगा, राइट। जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो योर M2 विल कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 41.1 ग्राम पर मोल, राइट, ग्राम पर मोल। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा अगेन फ्रॉम NCERT बुक, दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.17। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन इट, राइट। तो देखो सबसे पहले दे क्या रखा है उसने, अगेन उनने दे रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर का है, यानी कि उसने गिवन है हमें P1 नॉट, दैट इज 12.3 किलो पास्कल, राइट। अब ये देखो ये हमारे पास क्लू पॉइंट है, ये हमें एक हिंट दे रहा है, हमने पढ़ रखा है कि इसका एक मीनिंग होता है यहाँ पे 1 मोलाल ऑफ सॉल्यूशन मीन्स, या 1 मोलाल ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ solute is present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट, राइट। तो देखो यहाँ से हमें पता चल गया दैट 1 मोलाल ऑफ अ सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला के लिए जाओगे, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, अगर इस फॉर्मूला के लिए जाओगे P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, राइट। तो ये फॉर्मूला हेयर इट विल नॉट वर्क क्योंकि इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम इसी का जो प्री मॉडिफाइड वर्जन था, यानी कि P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2, ये हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, राइट। अब देखो यहीं से मैं लिख सकता हूँ इसको P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2, और Chi2 को अगर थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2, जहाँ पे N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दे रखा है दैट इज 1, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि N1 नहीं दे रखा है, तो N1 निकाल सकते हैं। N1 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास, और गिवन मास कहाँ से मिल गया था, इस लाइन से, यानी कि उस वाटर का, उस सॉल्वेंट का मास कितना है 1000, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 55.5, राइट।
चलो क्योंकि N2 और N1 मिल गया तो अब इस फॉर्मूला में हम उसको रख सकते हैं। तो मैं रखूँगा P1 नॉट माइनस PS, सॉरी P1 नॉट तो दे रखा है, चलो रखते हैं इसको 12.3 माइनस PS नहीं दे रखा है, यानी कि PS हमको निकालना है, राइट। अपॉन देखो यहाँ पे उन्होंने बोला था ना, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12 कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि PS हमको कैलकुलेट करना है। अगेन P1 नॉट दे रखा है 12.3 इज इक्वल्स टू, अब ये N2 कितना है 1 अपॉन N1 कितना निकाला 55.5, ये रहा प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 12.3 माइनस PS अपॉन 12.3, राइट। ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 55.5 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 56.5, एंड जब इस 1 को 56.5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.017, राइट। अब सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 12.3 माइनस PS इज इक्वल्स टू 0.017 इंटू 12.3, राइट। अब क्या करो, सिंपली ये PS निकालने के लिए इस 0.017 इंटू 12.3 करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसको, माइनस 12.3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली एज 12 किलो पास्कल। किलो पास्कल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिट दे रखी थी प्रेशर की वो दे रखी थी इन किलो पास्कल, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा बच्चों, इन किलो पास्कल में। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज लास्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। ये रहा NCERT क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.18। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, राइट, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, राइट। तब देखो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में निकलवाया क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि W2 दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट, राइट, जिसका मोलर मास दे रखा है, यानी कि M2 दे रखा है, कितना है 40, राइट। अब आगे दे रखा है विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, यानी कि W1 दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम, राइट। और ये ऑक्टेन है, तो इस ऑक्टेन का फॉर्मूला, अगर इस ऑक्टेन के फॉर्मूला की बात करूं तो ऑक्टेन का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों एज C8 2 16 17 18, राइट। तो ये बन जाएगा 18, राइट। M2 का अगर मोलर मास निकालने जाओगे, सॉरी M1 का मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा 114, राइट। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ जाएगा 114, राइट। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ताकि कितना मास ऑफ सोल्यूट ऐड करें जो उसका वेपर प्रेशर 80% तक घट जाए, राइट। तो इनिशियल में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है, यानी कि जब अब तक हमने उसमें सोल्यूट ऐड नहीं करा है, बी 100% मान लेते हैं। अब हमें कितना घटाना है, उसको 80% पे लाना है, यानी कि जब आप उसमें सोल्यूट ऐड कर दोगे तो उसका वेपर प्रेशर कितना आ जाना चाहिए 80%। जब उसमें सोल्यूट ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा PS, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। चलो इसका भी हमें अगेन फॉर्मूला पता है, फिर से लिखते हैं। वी नो फॉर्मूला क्या था, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। P1 नॉट कितना है, P1 नॉट अज्यूम करा था हमने 100%, यानी कि यहाँ लिखेंगे 100 माइनस PS कितना हो जाना चाहिए 80 अपॉन P1 नॉट अगेन 100 इज इक्वल्स टू W2 हमको निकालना है। M2 कितना दे रखा है 40 इंटू M1 कितना दे रखा है जो हमने निकाला था 114, एंड W1 कितना है बच्चों, W1 अगेन 114। 114 से 114 कैंसिल, यहाँ बचेगा 100 माइनस 80 20, यहाँ आ जाएगा नीचे 100 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन 40, राइट। अब सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। W2 यहाँ ले आऊँगा तो ये बन जाएगा 20 इंटू 40 अपॉन 100, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 द 8 ग्राम विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने बच्चों सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि RLVP से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।